हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास में जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में, उसके दमन और उसकी विफलता के बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो उतनी सफलता नहीं अर्जित कर पाई जितनी होनी चाहिए थी, यानी असफल रहा। इस पर हम लोग बातें करेंगे। तो 1857 का सबसे पहले एक बिंदु अगर देखा जाए तो विद्रोह की कमजोरियां और उसके दमन पर हम लोग बातें करेंगे। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। हालांकि जनता का व्यापक समर्थन भी इसको प्राप्त था। पूरे देश में यह लगभग फैला हुआ था, माना यह जाता है। भारत के सभी समाज के अंगों को यह प्रभावित किया था, सभी वर्गों को भी अपने लपेटे में ले लिया था। यानी कहने का मतलब है कि 1857 का जो विद्रोह था वो विद्रोह व्यापक क्षेत्र में फैला और इसकी जो व्यापकता है प्रत्येक लोगों तक पहुंची लगभग। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है और वो लिमिटेशंस दक्षिणी भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। हमको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, किसी भी कंपटीशन के लिए, कि भारत का पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यानी तीन याद रखना है। पूर्वी भाग, फिर से याद रखेंगे, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग में यह फैला नहीं। यानी 1857 का जो विद्रोह है वो इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला। हालांकि भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी भी थे और जो अंग्रेजों के शक्ति से भयभीत थे, यानी अंग्रेजों से डरते थे कि अगर अंग्रेज के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेजी शक्ति से भयभीत थे, विद्रोह में शामिल नहीं हुए। यानी पीटी का एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय राजवाड़े शासक जो हैं और कुछ बड़े जमींदार जो हैं इसमें भाग नहीं लिए। यानी विद्रोह की एक कमजोरी है ये, यानी विद्रोह का एक लिमिटेशन है कि इसमें भारतीय राजवाड़े, शासक, जमींदार, ये सब जो लोग हैं इसमें सम्मिलित नहीं हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कौन कौन थे इसमें, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस पॉइंट से हमको याद रखना है, इस पॉइंट को हम लोगों ने अलग से इसको पॉइंट आउट कर लेना है। ये पॉइंट क्या है, ग्वालियर के सिंधिया, ये एक नंबर याद रखना है। दूसरा इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा दूसरे कई शासक ऐसे थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। भोपाल के नवाब हैं, पटियाला के हैं, जिंद के सिख शासक हैं और कुछ ऐसे सरदार लोग हैं जो अंग्रेजों के समर्थक हैं और 1857 में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, और क्या मामला है, तो इसी कारण से गवर्नर जनरल उस समय का, तत्कालिक गवर्नर जनरल का नाम आप पहले से जानते हैं, कैनिंग है। कौन है, कैनिंग है। इन्होंने भी एक कमेंट किया, टिप्पणी किया, तो स्टेटमेंट के तौर पर इसको हम लोग को याद रखना है। इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में बहा ले जाता। यानी ये दो लाइन हम लोगों के लिए याद रखना है किनका स्टेटमेंट है, कैनिंग। और कैनिंग का स्टेटमेंट किस रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो याद रखना है कि उन्होंने कहा कि अगर ये शासक और सरदार अगर उनका साथ ना देते तो तूफान के आगे वो जो है बांध की तरह कार्य नहीं करता। यानी बांध की तरह काम किया, यानी भारतीयों को कुचलने में 1857 की क्रांति को कुचलने में एक बांध की तरह कार्य किया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मद्रास याद रखेंगे, बंबई, बंगाल, पश्चिमी पंजाब में जनता विद्रोहियों से हमदर्दी रखती थी, फिर भी ये प्रांत अप्रभावित थे। यानी यहां की जनता तो थी प्रभावित, मगर ये फिर भी इन प्रांतों में, प्रांत का नाम फिर से रिकॉल रखना, बंगाल एक नंबर, 2 नंबर पश्चिमी पंजाब, तीसरा नंबर याद रखेंगे ये जो क्षेत्र है ये पब्लिक थे, यानी बंबई और मद्रास। ये क्षेत्र जो है क्या थे, तो जनता से हमदर्दी तो रखती थी, मगर ये शामिल इन क्षेत्रों के लोग पूरे तौर पर ये जगह में 1857 का प्रभाव नहीं देखने को मिला। इसके अलावा असंतुष्ट बेदखल जमींदारों को छोड़कर उच्च और मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोही के आलोचक थे। संपन्न वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के प्रति ठंडे ही बने रहे। यानी जो ज्यादा अमीर है, पढ़े लिखे वर्ग है, इवन के एक पॉइंट हमेशा रिकॉल रखेंगे हम लोग, मध्य वर्ग
पॉइंट में याद रखना है, मध्य वर्ग इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, यानी 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुआ। वो वर्ग कौन सा था? मध्य वर्ग। हालांकि इस पर अभी हम लोग और प्रकाश डालेंगे। सक्रिय विरोध किया। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार जमींदार अंग्रेजों में आश्वासन पाकर कि उन्हें जागीर वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। क्योंकि इनको डर था कि इनकी जागीरें छीन ली जाएगी। शायद याद होगा आप लोगों को 1854 में एक इनाम कमीशन बंबई में हुआ था, गठन हुआ था बंबई में, और वो इनाम कमीशन ने क्या कर ली थी? कई लोगों की, जमींदारों की जागीरें हड़प ली थी। ये तो डर था इनमें, इसी डर से वो अंग्रेजों के समर्थक थे। एक और पॉइंट याद रखना है, ग्रामीण जनता, ग्रामीण जनता के हमलों का खास निशाना सूदखोर थे। यानी आम लोग, जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो गांव से संबंधित लोग हैं, उनका निशाना अंग्रेज डायरेक्ट नहीं थी, उनका निशाना सूदखोर लोग थे। क्योंकि सूदखोर जो है उनको ऋणग्रस्ता की स्थिति में पहुंचाए हुए थे। ऋणग्रस्ता मतलब जो लोन ले लिया है और उससे वसूली के लिए उन पर क्या करते हैं? तरह तरह का जो है, कई तरह के जो है कह सकते हैं वो उनका यानी कह सकते हैं कि उनके साथ जो है खराब व्यवहार करते थे, उनका शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इसीलिए गांव की जनता जो है, ग्रामीण जनता जो है, वो सूदखोरों को अपना निशाना बनाए। इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु थे। धीरे धीरे व्यापारी भी इसके शत्रु बन गए। युद्ध का खर्च जुटाने के लिए विद्रोहियों का उन पर भारी कर लगाने पड़े थे, ये भी आपको पॉइंट आउट मालूम है। सेना को भोजन देने के लिए उनके अनाज गोदामों पर कब्जा करना पड़ा था। व्यापारी प्राय अपने दौलत और माल छिपा देते थे। इसका मतलब है कि लोग पूरे तौर पर 1857 में शामिल नहीं हुए। इसी पॉइंट पर तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय क्या है हम लोगों का? तो एक्चुअल में 1857 का जो है दमन कैसे हुआ और इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो इसी पर चर्चा हो रही है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे बंगाल के जमींदारों पर हम लोग विशेष प्रकाश डालते हैं। बंगाल के जमींदार भी अंग्रेजों के वफादार बने रहे, जैसा कि अभी हम लोग पॉइंट आउट किया। मूल तत्व तो हम लोग को पहले ही मिल चुका है। अगर हम लोग साइड में, अगर एनसीईआरटी कैसे पढ़े, अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ का एक मूल भाव साइड में निकाल लेंगे और उसको रिकॉल करेंगे और उस कंसेप्ट को हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे। बीच में फैक्ट्स जितने आएंगे उस फैक्ट्स को भी अंडरलाइन करते चलेंगे। तो ज्यादा बेहतर है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कि साथ में एनसीईआरटी बुक्स भी रखें, एनसीईआरटी क्लास 12 बिपिन चंद्रा, और उसको पॉइंट आउट कर। इसके अलावा बिहार के जमींदारों के प्रति किसानों की शत्रुता ने बंगाल के जमींदारों को भी डरा दिया था। इसी तरह बंबई, कोलकाता, मद्रास के बड़े व्यापारियों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो याद रखना है कि ये सब जो क्षेत्र है, बंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, इसके बड़े व्यापारियों ने भी अंग्रेजों का समर्थन दिया था। क्योंकि उनका पर्पस था, उनका आर्थिक हित इससे संबंधित था। सीधा सीधी पॉइंट अगर देख लिया जाए, उनका आर्थिक हित इससे प्रभावित था, इसीलिए वो लोग अंग्रेजों का समर्थन दिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए जरूरी है, इस पैराग्राफ को, इस पॉइंट को याद रखना है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय, जो अभी हम लोग कह रहे थे, जो मध्यम वर्ग जिसको कहते हैं, पढ़ा लिखा परिवार कहते हैं, वो विद्रोह का साथ नहीं दिया। यानी भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। खास करके हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? मध्यम वर्ग, यानी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो पढ़ा लिखा वर्ग था, आधुनिक शिक्षा प्राप्त था, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। विद्रोह जिस प्रकार से, उनका मानना है कि विद्रोही जिस प्रकार से अंधविश्वासों का उपयोग करते थे, प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे भारतीय बिदक्कर दूर हो गए थे। यानी उनका मानना है कि जो अंधविश्वास है वो अंग्रेजों के अधीनस्थ ही उस अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। यानी शिक्षित भारतीय देश के पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए अंग्रेजों को पसंद करते थे। अंग्रेजों का पर्पस भी आपको पता होगा। शुरुआती दौर में ही अंग्रेज इस बात को बल दे रही थी कि वो भारत को सभ्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो सिविलाइज्ड कंट्री है ब्रिटेन, इसीलिए वो भारतीयों को सिविलाइज करना चाहते हैं। और उन्होंने भारत में जो आधुनिक शिक्षा लाया, इसीलिए जो शुरुआती पढ़े लिखे जो आधुनिक शिक्षित लोग हैं, उनका मानना है कि भारत का विकास अंग्रेजों के अधीनस्थ ही हो सकता है। इसीलिए उनका मानना है कि भारत के समाज में जो कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों को पूर्णतः समाप्त अंग्रेजों के अधीनस्थ ही किया जाना चाहिए, यानी किया जा सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं शिक्षित भारतीय देश के पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे, और उनका मानना
मानना था कि पिछड़ापन अंग्रेजों के माध्यम से ही दूर होगा। उनके मन में यह गलत विश्वास भर गया था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। यानी भारत में क्या लाना चाह रहे थे, यानी इनका मध्यम वर्ग का मानना है भारत में जो है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन आएगा किसके माध्यम से, अंग्रेजों के माध्यम से। इस पॉइंट को ऑलवेज आप याद रखिएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग ने क्यों नहीं इसमें भाग लिया 1857 में, उसका एक रीजन यहां पर दिया गया है। जबकि जमींदार, पुराने शासक और सरदार और दूसरे सामंती तत्व के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। उनका मानना है कि सब अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ा लिखा वर्ग ऐसा ही सोचता है ज्यादा, कि भाई जो लोग हैं वो अपने लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं, और अपने लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसमें उनको लगा कि भारत का आधुनिकीकरण अंग्रेजों के बिना हो ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने ज्यादातर विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। इस प्रकार भारतीयों में एकता का पूर्णता अभाव था, क्योंकि सभी वर्ग जो हैं क्या कर रहे थे, वो अलग अलग अपने हित के लिए बात सोच रहे थे, इसीलिए विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। इसलिए हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं भारतीयों में एकता का अभाव था, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण था, विद्रोह के लिए वो घातक सिद्ध हुआ। इसी कारण से 1857 का विद्रोह पूर्णता सफल नहीं हो पाया। यानी विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने वाली अकेले कमजोरी नहीं थी, बल्कि और भी इसके पीछे रीजन है जो 1857 इसके कारण असफल सिद्ध हुआ। अब हम लोग को क्या क्या पॉइंट याद रखना है। सबसे बड़ा चीज है, एक तो समझ में आया हम लोगों को पॉइंट यही, एकता का अभाव, लैक ऑफ दिस। दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि उनके पास मॉडर्न जो है वेपन्स भी नहीं था, यानी आधुनिक शस्त्र नहीं था, युद्ध सामग्री का भी अभाव था। यानी उनके पास मॉडर्न जो है वेपन्स का यानी शस्त्र जो है यहां पर नहीं था, इसका लैक था। यह भी एक दूसरा रीजन याद रखेंगे। इस कारण से चूंकि वो ज्यादातर जो लड़ाइयां लड़ रहे थे 1857 का, वो पारंपरिक हथियार था। पारंपरिक हथियार भाला है, तीर है, तलवार है, इन सब चीजों से इस्तेमाल कर रहे थे। एक और पॉइंट है जो 1857 को विफल करने में बड़ा उसका भूमिका देखने को मिलता है, संगठनिक ढांचा का अभाव, यानी संगठन का अभाव। यह भी पॉइंट याद रख लीजिएगा। यानी 1857 का विद्रोह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका संगठन भी नहीं था। सिपाही बहादुरी और स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें एक और कमी थी, सेना का जो गठन था उसमें अनुशासन की भी कमी थी। यानी लैक ऑफ जो है कह सकते हैं अनुशासन था यहां पर, यानी अनुशासन नहीं था यहां पर, इनके पास ये भी कमी थी। विद्रोही इकाइयों के पास सैनिक कार्रवाई की साझी योजना, अधिकांश संपन्न प्रमुख केंद्रीकृत नेतृत्व का भी अभाव था। यानी एक और पॉइंट याद रखिएगा, इनके पास एक अच्छा नेता भी नहीं था। आपको पता ही होगा बहादुर शाह जफर एक बूढ़े व्यक्ति थे और उनको हम लोगों ने चूंकि नेता घोषित कर दिया 1857 के विद्रोह का, जो कि माना जा सकता है कि उस समय नेतृत्व का भी अभाव था, जिनकी पकड़ पूरी कमजोर थी। तो नेता का भी अभाव था। यानी 1857 का अगर हम लोग शॉर्टकट में समरी निकाल लें तो अगर हम लोग को दिखता है, पहला नंबर पॉइंट याद रख लीजिए क्या था, एकता का अभाव। दूसरा है आधुनिक शस्त्र का कमी था। तीसरा है संगठनिक ढांचा नहीं था। चौथा है इनमें सेना में जो है अनुशासन की कमी थी। पांचवा है नेता का अभाव था। ये सब कमी थी। आपस में तालमेल नहीं था, इसीलिए विद्रोह अलग अलग जगह पर हुआ मगर एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग नहीं हो पाया, इसीलिए विद्रोह के बीच में तालमेल का भी लैक था। 1857 के विद्रोह में कमजोरी जो थी वो व्यक्तियों के कहने का मतलब कमियों से भी अधिक गहराई में नहीं थी। यानी कहने का मतलब है कि इसीलिए आप गौर कीजिएगा, सबसे मूल बात है कि 1857 जो है एक उपनिवेशवादी चरित्र का परिणाम था, उसके बदले में हुआ था और ये पूरे भारतीय लोग उस समय समझ पाने में असफल थे। यानी गुलाम बनाने वाले मुख्य कारक जो है उपनिवेशवाद, ये भी पॉइंट में याद रखना है, उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, ये भी एक रीजन माना जाता है। आधुनिक विश्व की कोई जो है इनको विश्व की जो है उस तरह से समझ नहीं थी, क्योंकि बाद में जब पूरा एजुकेटेड हुए इंडियंस और उन्होंने बाहर के बातों को अध्ययन किया, रूसो, वॉल्टेयर, स्पेंसर, उन सब की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया, तब उनको समझ में आया कि अरे
अंग्रेज बोलते सब है सिविलाइज्ड, मगर सिविलाइज्ड बनाते नहीं है, बल्कि वो अपना साम्राज्यवादी हित को देखने का प्रयास करते हैं, या उपनिवेशवाद का जो चरित्र होता है उसको लोग समझना शुरू किए। तो इस समय एक बड़ा प्रॉब्लम है कि भारतीयों को उपनिवेशवाद की पूर्णता समझ पूरे तौर पर नहीं थी, जो एक दूसरे को कनेक्ट करता, मगर ये लैक था यहां पर। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम है। इनको फ्यूचरिस्टिक यानी फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर कोई ऐसा कार्यक्रम भी नहीं था, कोई उनके पास विचारधारा नहीं था, कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, इन सब चीजों के इनके पास में लैक था। इसी कारण से 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है वो विफल साबित हुआ। इसके अलावा भारतीयों में जो हम लोगों ने एकता का अभाव देखा था, इसके अलावा जो भी विचारधारा को हम लोग देखने का प्रयास किया, ये 1857 की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की शानदार स्थानीय परंपरा कायम की और आगे की स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का एक एक्शन हुआ। यानी फाइनल लाइन में अगर हम लोग बोला जाए तो 1857 का जो रिवोल्ट है वो एक्चुअल में भारतीयों को कैसे देखना चाहिए, तो 1857 की क्रांति को पहला नंबर हम लोग पॉइंट याद रखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये पहला है विद्रोह है। भारतीयों में हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, सभी इतिहासकारों का अपना अपना तर्क है जिसको लेकर मैं तक नहीं है। हालांकि फिर भी हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की शानदार स्थानीय परंपरा यहां देखने को मिलती है, तथा स्वाधीनता संग्राम में भारतीय जनता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना, यानी आने वाली पीढ़ी को आगे जो नेशनल मूवमेंट हुआ उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर कार्य किया। इस विद्रोह के वीरों की गाथाएं जल्द ही लोगों के घर घर तक गूंजने लगी, और भले ही उनके जो है नामों के उच्चारण मात्र से शासक जो है बौखलाते रहे हों। यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह माना यह जा सकता है कि असफल जरूर सिद्ध हुआ, मगर असफल होकर भी आने वाले नेशनल मूवमेंट को उसने एक दिशा और दशा देने का प्रयास किया, एक कंडीशन प्रोवाइड किया कि आगे चल के कैसे रिवोल्ट करना है, और एक दिशा मिला। और जो मध्यम वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए थे वो आगे चल के राष्ट्रवाद के विकास में, राष्ट्रीयता के जन्म में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज एनसीईआरटी क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।